इस खास विश्लेषण में आइए पृथ्वी पर वनों की अहमियत को एकदम करीब से समझते हैं। सच कहें तो जंगल सिर्फ पेड़ों का कोई झुंड नहीं है, ये अपने आप में एक बेहद जटिल और जीवन देने वाली पूरी की पूरी प्रणाली है। तो चलिए गहराई से पड़ताल करते हैं कि आखिर ये वन संसाधन हमारी सबसे बड़ी दौलत क्यों है और इनका इतनी तेजी से गायब होना हमारे लिए एक बड़ा संकट क्यों बन गया है। इस विश्लेषण में हम 5 प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, वन हमारी अमूल्य संपदा। दूसरा, वन अपरूपण यानी जंगलों के कटने का संकट। तीसरा, विकास और पर्यावरण के बीच की रस्साकशी। चौथा, जनजातियों पर इसका गहरा असर। और अंत में संरक्षण और आगे की राह। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, वन हमारी अमूल्य संपदा और इसका पारिस्थितिक महत्व। जब हम जंगल की बात करते हैं तो वो सिर्फ लकड़ियां नहीं हैं। वनस्पतियां सीधे तौर पर वन्य जीवों का घर और उनका खाना है। नीलगाय और हाथी जैसे जानवरों को ही ले लीजिए, इनका तो पूरा वजूद ही इन जंगलों पर टिका है। सच मानिए, घने जंगलों के बिना इस शानदार और विशाल जैव विविधता की तो कल्पना करना भी नामुमकिन है। जंगलों का एक ऐसा काम भी है जो हमें दिखता नहीं, लेकिन वो सबसे ज्यादा जरूरी है। वो है कार्बन सिंक का काम। इसे प्रकृति का एक विशाल स्पंज मान लीजिए। पेड़ प्रकाश संश्लेषण के दौरान हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सूखते हैं और उसे अनिश्चित काल तक अपने अंदर कैद रखते हैं। इसी वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव कम होता है और हमारी वैश्विक जलवायु एकदम स्थिर रहती है। जंगलों की भूमिका बिल्कुल मल्टीटास्कर वाली है। ये पर्यावरण और हमारी अर्थव्यवस्था दोनों को संभालते हैं। ये उपजाऊ मिट्टी को बहने से रोकते हैं, हमारे वाटरशेड्स को बचाते हैं और अर्थव्यवस्था के लिए इमारती लकड़ी से लेकर जीवन रक्षक दवाएं तक देते हैं। मतलब ये एक ऐसा संसाधन है जो प्रकृति के चक्र और इंसानी अर्थव्यवस्था दोनों का पहिया एक साथ घुमाता है। अब आते हैं दूसरे और थोड़े चिंताजनक हिस्से पर, वन अपरूपण का संकट, इसके कारण और परिणाम। ये जो आंकड़ा है ना, 24.39%, ये अपने आप में एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बयान करता है। भारत का कुल वन क्षेत्र अभी केवल 24.39% है, जबकि एक हेल्दी इकोसिस्टम के लिए ये कम से कम 33% होना चाहिए। ये साफ अंतर दिखाता है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लक्ष्य से हम अभी कितना पीछे चल रहे हैं। अब सोचने वाली बात है कि ये जंगल जा कहाँ रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। बढ़ती आबादी की जरूरतें तो जंगलों पर भारी पड़ ही रही हैं, लेकिन इसके अलावा जंगल की आग, जानवरों का जरूरत से ज्यादा चरना और पेड़ों पर बीमारियों का हमला भी इसके बड़े कारण हैं। मतलब सिर्फ इंसान ही नहीं, कुछ प्राकृतिक चुनौतियां भी जंगलों को खत्म कर रही हैं। पेड़ों की इस बेतहाशा कटाई का सबसे बुरा असर मिट्टी पर पड़ता है। जब पहाड़ों और खड़ी ढलानों को इस तरह से साफ कर दिया जाता है तो वहां की उपजाऊ मिट्टी बारिश के साथ बह जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि वहां दोबारा जंगल का पनपना लगभग नामुमकिन हो जाता है और बेचारे वन्य जीवों को हमेशा के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता है। और इसके परिणाम वाकई भयंकर हैं। ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है। जंगल घटने से सिर्फ जानवरों के घर ही नहीं छिनते, बल्कि हवा में ऑक्सीजन की कमी होती है, ग्राउंड वाटर का लेवल तेजी से गिरता है और सबसे बड़ी बात, ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा होता है। एक नुकसान से अनगिनत नए संकट पैदा हो जाते हैं। चलिए अब इस विश्लेषण के तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, विकास बनाम पर्यावरण और उनके हितों का टकराव। ये एक बहुत ही उलझा हुआ मुद्दा है। एक तरफ विकासशील देशों की अपनी अनिवार्य जरूरतें हैं, जैसे माइनिंग, डैम बनाना और औद्योगिक विकास। लेकिन दूसरी तरफ पृथ्वी को लंबे समय तक बचाए रखने के लिए जंगलों, बायोडायवर्सिटी और कार्बन सिंक को बचाना भी उतना ही जरूरी है। विकास और पर्यावरण दोनों की जरूरतें यहाँ बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी भौगोलिक विडंबना है। देश के जो टॉप 50 खनिज उत्पादक जिले हैं, वहाँ औसत वन क्षेत्र 28% है, जो हमारे राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाले सबसे कीमती खनिज ठीक उन्हीं घने जंगलों के नीचे दबे हैं, जो पर्यावरण के लिए सबसे अहम है। और यहीं से शुरू होता है विकास और संरक्षण के बीच का ये सबसे बड़ा टकराव। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, जनजातियों पर इसका गहरा प्रभाव, उनका विस्थापित जीवन और खोई हुई संस्कृति। जब जंगल कटते हैं तो सिर्फ पेड़ नहीं गिरते, खनन और बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से सदियों से वहां रह रहे मूल निवासियों की पारंपरिक आजीविका छिन जाती है।
उन्हें अचानक एक ऐसी औपचारिक अर्थव्यवस्था में ढकेल दिया जाता है जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं होते। इस पूरी उथल-पुथल में उनका रोज का खाना, प्राकृतिक दवाइयाँ और उनका पूरा का पूरा सांस्कृतिक ढांचा उनसे छिन जाता है। इसी ऐतिहासिक अन्याय को थोड़ा सुधारने के लिए 2006 का वन अधिकार अधिनियम एक बड़ा कदम था। इसका मकसद जंगलों में रहने वाले समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को कानूनी मान्यता देना और उनकी रोजी रोटी सुरक्षित करना है। ये नीतिगत स्तर पर मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ जोड़ने की एक बहुत ही गंभीर और जरूरी कोशिश है। और अब हमारे इस विश्लेषण का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, संरक्षण और आगे की राह और सतत प्रबंधन की रणनीतियां। खैर, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए जमीनी स्तर पर कई शानदार प्रयास हो रहे हैं, जैसे पहाड़ों की इन खड़ी ढलानों पर चीड़ के पेड़ लगाना। ये इस बात का पक्का सबूत है कि अगर हम ठान लें और सुनियोजित कदम उठाएं तो खोए हुए जंगलों को वापस लाया जा सकता है। नुकसान की भरपाई बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन इस संकट से पूरी तरह बाहर आने के लिए हमें कुछ और ठोस कदम उठाने होंगे, जैसे कच्ची लकड़ी पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए नए विकल्प खोजना, खाली और बेकार पड़ी जमीन पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, संरक्षित क्षेत्रों के बाहर एक सुरक्षित बफर जोन बनाना और सबसे जरूरी, जंगलों की सुरक्षा के लिए एक बेहद मजबूत और आधुनिक निगरानी प्रणाली लागू करना। लेकिन सच तो ये है कि स्थानीय लोगों के बिना कोई भी संरक्षण अभियान पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। संयुक्त वन प्रबंधन यानी JFM इसी सोच पर काम करता है। ये राज्य के वन विभागों और स्थानीय समुदायों की एक बेहतरीन टीम वर्क है। जब स्थानीय लोगों को जंगलों की देखभाल और मुनाफे का हिस्सा बनाया जाता है, तो वे इसकी सुरक्षा को लेकर कहीं ज्यादा सशक्त और जिम्मेदार हो जाते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है। जिस तेजी से दुनिया भर में संसाधनों की मांग आसमान छू रही है, उसमें हमारी आधुनिक जीवन शैली और दुनिया के इन बेहद ज़रूरी कार्बन सिंक को बचाने के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा, क्योंकि इसका जवाब ही हमारे भविष्य को तय करेगा। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।